सोचिए, इस धरती पर कितनी तरह के जीव हैं। लाखों। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके समंदर की विशाल वेल तक। अब इन सबको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये तो एक बहुत बड़ी एक जायंट पजल सॉल्व करने जैसा है ना। तो चलिए आज इसी अनोखे साइंटिफिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये पहेली आखिर सुलझाई कैसे गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये काम किसी को करना पड़े तो शुरू कहाँ से किया जाएगा? मतलब किस बेसिस पर? क्या रंग के हिसाब से बांटेंगे या फिर साइज के हिसाब से? यही यही वो चैलेंज था जिसका सामना साइंटिस्ट ने सदियों तक किया। हर चीज के लिए एक जगह। देखिए, चीजों को क्लासिफाई करने की, यानी उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटने की जरूरत, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानियत। और ये सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। शुरू शुरू में तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल सीधा साधा था, एकदम प्रैक्टिकल। सवाल बस इतना था, क्या इसे खा सकते हैं, क्या इसे घर बना सकते हैं, क्या ये हमें गर्म रखेगा? लेकिन फिर लगभग 350 ईसा पूर्व में आए अरस्तु, उन्होंने इसे एक साइंटिफिक टच देने की कोशिश की। उन्होंने जीवों को उनके दिखने वाले गुणों के आधार पर बांटा, जैसे पौधों को पेड़, झाड़ी और जड़ी बूटी में, और जानवरों को इस बेसिस पर कि उनमें लाल खून है या नहीं। फिर सदियां बीत गईं और 1700 के दशक में आए लिनियस, जिन्होंने एक साफ सुथरी दो जगत प्रणाली बनाई, और ये सिस्टम काफी लंबे टाइम तक स्टैंडर्ड मानी जाती रही। दो जगत की दुविधा। हाँ, लिनियस का सिस्टम सिंपल तो था, बहुत सिंपल। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, माइक्रोस्कोप बेहतर हुए, नई नई खोजें होने लगीं, तब साइंटिस्ट्स को पजल के कुछ ऐसे टुकड़े मिलने लगे जो कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे। तो ये दो जगत प्रणाली थी क्या? बस दो बक्से थे। एक किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे पौधे डाल दिए, और दूसरा किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे जानवर। पहली नज़र में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है ना? मतलब अगर कोई चीज़ हरी है, एक जगह टिक कर रहती है, अपना खाना खुद बनाती है, तो वो पौधा है। और अगर कोई इधर उधर घूमता है और दूसरों को खाता है, तो वो जानवर। सिंपल, एकदम आसान। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सामने आने लगी। सोचने वाली बात थी कि बैक्टीरिया को कहाँ रखें? उनके सेल्स तो पौधों और जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। फंगी का क्या? मशरूम जैसी चीजें, दिखते तो पौधों जैसे हैं, लेकिन अपना खाना तो खुद बनाते नहीं। और यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल वाले शैवाल, उनको पौधों के साथ रखना भी अजीब सा लगता था। तो साफ था कि ये दो बक्सों वाला सिस्टम इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था। और यही यही थी इसकी सबसे बड़ी दिक्कत। इस सिस्टम ने क्या किया कि ऐसे समूहों को एक साथ रख दिया जो दूसरी विशेषताओं में बहुत ज्यादा अलग थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिस्टम सिर्फ ऊपरी सुपरफिशियल चीजों को देख रहा था, और जीवन के बीच जो गहरे फंडामेंटल डिफरेंसेस थे उनको पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। अब एक नए मैप की, एक नए सिस्टम की सख्त जरूरत थी। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है R.H. विटेकर की। साल था 1969। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक नया, कहीं ज्यादा बेहतर ब्लूप्रिंट सामने रखा, और इस ब्लूप्रिंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विटेकर ने कहा, दो नहीं बल्कि पांच अलग अलग किंगडम। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसा आइडिया जिसने जीवन की इतनी बड़ी विविधता को समझने के लिए एक नया और कहीं ज्यादा लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया। तो विटेकर का आइडिया इतना ब्रिलियंट क्यों था? क्योंकि उन्होंने वर्गीकरण के लिए ऊपरी चीजों को नहीं, बल्कि गहरी, ज्यादा फंडामेंटल क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल पूछे, जैसे पहला, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है यानी प्रोकैरियोटिक, या कॉम्प्लेक्स यानी यूकैरियोटिक? दूसरा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? एक सेल से बनी है या ढेर सारे सेल से? तीसरा, अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण कहाँ से लेता है? खुद बनाता है या दूसरों पर डिपेंड करता है? और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? वो जीवन के वृक्ष पर कहाँ फिट होता है? तो इन क्राइटेरिया से बना ये नया सिस्टम। इस टेबल को देखिए, इससे पता चलता है कि ये कितना आसान हो गया। सबसे पहले मोनेरा। ये इकलौता ग्रुप है जिसमें सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा। इनके सेल्स कॉम्प्लेक्स हैं यानी यूकैरियोटिक, लेकिन ये ज्यादातर एक सेल वाले होते हैं। और फिर आते हैं बाकी के तीन बड़े किंगडम्स, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनमें फर्क है इनके खाना खाने के तरीके में। फंगी वो एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांटी वो खाना बनाते हैं, और एनिमेलिया वो खाना खाते हैं। देखा कितना शानदार सॉल्यूशन है। चलिए अब फटाफट इन पांचों किंगडम्स का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से अजीबोगरीब जीव शामिल हैं।
सबसे पहले किंगडम मोनेरा। इसके एकमात्र सदस्य हैं बैक्टीरिया। ये इस धरती पर जीवन के सबसे पुराने और सबसे सिंपल फॉर्म्स हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब है कि इनके सेल्स में कोई आलीशान न्यूक्लियस या दूसरी कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं होती जैसी बाकी सारे जीवों में पाई जाती है। और मोनेरा किंगडम के अंदर भी कुछ सबसे हैरान कर देने वाले जीव हैं, जैसे आद्य बैक्टीरिया। ये तो एक्सट्रीम जीने वाले हैं। ये ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां कोई और जिंदा नहीं रह सकता। उबलते हुए गर्म झरने, हद से ज्यादा नमकीन पानी, यहां तक कि गांव के पेट के अंदर भी, जहां ये मीथेन गैस बनाते हैं। कमाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। इसको ना बायोलॉजिस्ट की कैच ऑल ड्रॉअर भी कहते हैं। मतलब वो दराज जिसमें हम वो सारी चीजें डाल देते हैं जो कहीं और फिट नहीं होती। तो इसमें वो सारे एक सेल वाले कॉम्प्लेक्स जीव हैं जो ना तो फंगस हैं, ना पौधे और ना ही जानवर। और इसीलिए ये एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। जैसे कि डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतनी तेजी से कि ये पूरे समंदर को लाल रंग का दिखा सकते हैं। इसी को कहते हैं रेड टाइड, एक जबरदस्त अद्भुत नजारा। और फिर है यूग्लिना। ये तो एक असली हाइब्रिड है, आधा पौधा आधा जानवर। जब धूप होती है तो ये एक पौधे की तरह फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये एक शिकारी बन जाता है और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। और पैरामीशियम को कैसे भूल सकते हैं? ये अपने जिस्म पर मौजूद हजारों छोटे छोटे बालों, जिन्हें सिलिया कहते हैं, उनको एक साथ एक रिदम में हिलाकर पानी में तैरता है। और इसी तरह ये अपना खाना भी अपने मुंह तक ले जाता है। सोच कर देखिए कितना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के बाद आते हैं विटेकर के सिस्टम के 3 बड़े प्लेयर्स, प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी। अब देखिए, पौधों और जानवरों से तो हम सब काफी वाकिफ हैं, लेकिन जो तीसरा किंगडम है ना, फंगी, ये अक्सर थोड़ा सा अनदेखा रह जाता है। पर यह है नेचर की महान रिसाइकलिंग टीम। मशरूम से लेकर ब्रेड पर लगने वाली फफूंद तक, ये सभी जीव मरे हुए, सड़ते हुए मटीरियल को तोड़कर जरूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस इकोसिस्टम में लौटाते हैं। बहुत जरूरी काम है ये। तो आखिर एक फंगस को फंगस क्या चीज बनाती है? सबसे पहली बात, ये पौधों से इसलिए अलग हैं क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सोखते हैं। दूसरी बात, इनकी सेल वॉल पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं, बल्कि काइटिन नाम के एक टफ मटेरियल से बनी होती है। और इनकी अहमियत तो पूछिए ही मत। ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स इन्हीं से मिलती हैं। और हाँ, हमारी फेवरेट ब्रेड और बियर बनाने वाला यीस्ट भी एक फंगस ही है। तो क्या विटेकर के इन 5 किंगडम्स के साथ ये पजल पूरी तरह से सॉल्व हो गया? कहानी खत्म? खैर, साइंस में कहानी कभी खत्म नहीं होती। असल में ये पजल अब भी सुलझाई जा रही है। अभी हाल के सालों में एडवांस जेनेटिक एनालिसिस से ये पता चला है कि किंगडम मोनेरा, जिसे हम एक ग्रुप समझते थे, वो दरअसल 2 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप से मिलकर बना है, बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया। और इस डिस्कवरी ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया है जिसे 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि साइंस में हमारी समझ हमेशा इवॉल्व होती रहती है। और ये हमें इस एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे टूल्स और हमारी समझ बेहतर होती जाएगी, क्या पता हम आगे कौन से नए किंगडम्स डिस्कवर कर लें। ये जीवन की पजल ऐसी है जो हमेशा बदलती रहती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें जीवन को और भी ज्यादा गहराई से देखने का मौका देगी, हो सकता है क्लासिफिकेशन के नए और भी बेहतर तरीके सामने आए। ये एक ऐसी खोज है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।